नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे की क्वेश्चन देखेंगे आज हम। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ये अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि, जैसे नागरी लिपि का विकास क्रम भी पूछ लेते हैं ना, जैसे चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि, इस तरह से मतलब एक लिपि का विकास भी पूछ लेते हैं कि कैसे हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है इसमें, कि यह ऑप्शन ए गलत है इसमें, कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो मतलब सही है उन्हें देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है देवनागरी लिपि की, ये भी सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, ये भी सही है। कहीं वर्णनात्मक लिपि लिखा हुआ आता है, तो वर्णन और वर्णात्मक ये दो वर्ण मतलब ध्यान करना कि लिखते हुए मतलब क्या है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जल्दी में हम टिक मार देते हैं। तो वर्णात्मक है, ना कि वर्णनात्मक है। ठीक, इनमें सिरा रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। आगे देखते हैं। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो ये योग रूढ़ शब्द है दशानन। रचना के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ में कौन से आते हैं? योग रूढ़ में वो आते हैं शब्द जो कि जैसे आप ऐसे पहचान कर सकते हैं, जैसे बहुब्रीहि के जो उदाहरण होते हैं वे योग रूढ़ में आते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, वो अपने में मतलब पूर्ण होते हैं, उनकी हम विभाजन नहीं कर सकते, तो वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। आगे देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है। तो तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक है अधिकरण कारक। में, पर, ऊपर, तो ये क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। और संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 7। कारकों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक बार ये पूछा था कि साधन के रूप में कौन सा कारक प्रयोग होता है। तो साधन के रूप में करण कारक प्रयोग होता है, और अलगाप के रूप में अपादान प्रयोग होता है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन क्या होगा? बहुवचन। और हिंदी में कितने वचन हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। और जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर और शायद होठ, इस तरह से ये जो हैं ये सब बहुवचन में आते हैं। ठीक है, इन्हें देख लेना अच्छे से। एक वचन के और बहुवचन के ज़्यादातर अभी तक जो पूछा गया है, प्राण, दर्शन और आंसू, ये 3-4 तो मतलब बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आगे देखते हैं। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद है विद्याधन अभ्यास। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा सी। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है। बहुत बार देख के जैसे विद्याधन अभ्यास देख के पूछ लेते हैं इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि। तो इसमें स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में अपनी ही जाति के, जैसे ई हो जाती, ई मतलब ई मिलकर बड़ी, ई मिलकर बड़ी, इस तरह से मतलब दीर्घ हो जाते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। जो वासुदेव नंदन की बुक है, वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण की, उसमें जो वाक्य शुद्ध दे रखे हैं पीछे, उन्हें देखना, क्योंकि मैंने एग्जाम में देखे ज़्यादातर उनमें से ही रिपीट हुए हैं। उन्हें तुम अच्छे से समझ जाओगे ना, तो तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन वाक्य वाले जो शुद्ध करने वाले, ये गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? मरकट। मरकट किसका है? ये बंदर का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन।
आकृति का संभिन्नार्थक क्या है? तो आकृति का संभिन्नार्थक क्या हो गया? बनावट। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उरग। ये जो व्याकरण के हैं इस तरह से, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे डेली अपना जब मन नहीं हुआ तो कुछ मतलब अपने जो जैसे साहित्य पढ़ने का मन नहीं है तो व्याकरण में जैसे कि आज हमने क्या पढ़ लिया, विलोम पढ़ लिया, आज हमने पर्यायवाची पढ़ लिया, आज मुहावरे पढ़े, इस तरह से अपने क्रम से पढ़ लो तो उसमें याद हो जाते हैं। और ये चीज़ें ना वैसे समझने वाली नहीं, रट्टा मारने वाली हैं ये चीज़ें। तो जैसे विलोम शब्द हैं और ये पर्यायवाची हैं, धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, ये सब। और धातु रूप और शब्द रूप जो हैं इनके लिए भी यही अच्छा समय है कि जब एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें तैयारी कर लोगे ना। मैंने देखा कि साहित्य तो हम पढ़ते रहते हैं लास्ट तक, लेकिन व्याकरण पर जिसकी पकड़ अच्छी होती है ना तो हमेशा एग्ज़ाम उसी का अच्छा होता है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर जो व्याकरण अच्छे से समझ के कर लेते हैं ना तो एग्ज़ाम के समय तो हम साहित्य की रचनाएँ रटते ही रहते हैं। रचनाएँ तो कितनी भी रट लो वो तुम्हारी कम ही कम है, ठीक है। तो इसलिए जो पार्ट हमारे छोटे छोटे उन्हें अच्छा कर सकते हैं ना तो उन पर अपनी पकड़ बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो विद्याधनालय। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और गुण संधि में दो स्वर आते हैं, एक कौन से हैं? एक ओ की मात्रा और ए, ओ और ए, ये गुण संधि के हैं। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो सच्चित शब्द में च्युत संधि है। ये व्यंजन संधि का सूत्र, व्यंजन संधि का मतलब एक भाग है, ठीक है। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गृहम गच्छति संधि का विच्छेद क्या होगा? गृहम गच्छति, घर जाता है। आगे देखते हैं। बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आने का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो वो है अरहर, ठीक है। कुछ अपाद स्वरूप जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरह से कि कौन से नाम उसमें है, मतलब ये दे रखे हैं। तो इसमें शुरू में दे रखे हैं जो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है व्याकरण की, तो उसमें अपवाद स्वरूप कुछ दे रखे हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछते हैं जो अपवाद स्वरूप दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है, तो मालविका अग्निमित्रम नाटक किसका है? ये कालिदास का नाटक है मालविका अग्निमित्रम। अब आपको बताना चाहूँगी कि जो संस्कृत जिनके एग्जाम में आएगी तो वो क्या करें, ज़्यादा संस्कृत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा नहीं आती। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और जो उनसे मिले जुले क्वेश्चन आगे संभावित आ सकते हैं, वो लगभग मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके 100-150 क्वेश्चन है, उनको मैं डाल दूँगी। उनको आप 1-2 बार देख लोगे तो आपका मतलब जो संस्कृत के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने के, ठीक है। अब ये धातु रूप मतलब शब्द रूप ये तो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और समास, संधि, समास तो मिलते जुलते होंगे कुछ जो समझ लोगे हिंदी से। संधि का थोड़ा सा होता है क्योंकि संधि को अच्छे से देख लेना है। तो वो संधि किस में दे रखी है? एक इंटरमीडिएट की बुक है संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम के नाम से आती है, तो उस बुक को ले लेना। उसमें थोड़ा सा जो संधि और वो है, मैंने देखा एग्जाम में जो पूछते हैं ना इसी बुक से वो संधि उंधि पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लोगे ना तो आपके ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। अब ये है कि मालविका अग्निमित्रम किसका नाटक है? तो मालविका अग्निमित्रम नाटक है कालिदास का। और कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। और कालिदास की पहली रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। और कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे? 2, कुमार संभवम, रघुवंशम। कालिदास ने नाटक कितने लिखे? 3, ठीक है। और कितने लघुत्रय, और इनके जो लघुत्रय में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये लघुत्रय में आती हैं। इस तरह से ये सब क्वेश्चन कालिदास से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो इन्हें देख लेना। और इनके जैसे इनकी शायद हाँ इनकी पत्नी है विद्योत्मा, उन्होंने कहा था कि अस्ति कश्चित भाग विशेष
तो उससे मतलब इन्होंने उसके बड़े लेके कि जो पहले के शब्द लेके जो रचना करी है 3 रचनाओं की, तो उसमें देख लेना कि जैसे किसने किससे करी है। जैसे शायद अस्थि से तो इन्होंने करा है कुमार संभवम, और कश्चित से करा है मेघदूत, और बाघ से करा है, बाघ से हाँ रघुवंशम है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने मतलब रचनाएं करी हैं जो 3 वर्ड थे आगे के, उन्हें लेके, ये ध्यान रखना। और कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है? कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कालिदास से ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास को अच्छे से पढ़ लोगे एक बार तो समझ जाओगे कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ठीक है, तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? ये भास का नाटक है प्रतिमा नाटकम। मालती माधव रचना के लेखक का नाम है। तो मालती माधव रचना किसकी है? ये भवभूति की रचना है मालती माधव। और भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। जो भवभूति का मूल नाम था वो क्या था? श्रीकंठ। और पदवाक्य प्राणाज्ञ किसे कहते थे? भवभूति को कहते थे वो भी। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो किरात अर्जुनियम भारवी की रचना है। भारवी ने एक ही रचना की है, किरात अर्जुनियम, और बहुत अच्छी रचना है इनकी। ये मतलब अर्जुन की तपस्या करने का ये सब किरात द्वारा मतलब उन्हें आशीर्वाद दिए, ये सारी मतलब उसमें दिया हुआ है। और इन्होंने एक इसमें कहा था, ये शायद मुझे ध्यान नहीं आया कि वो था कि बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो है था। हाँ, वो था सहसा विदित न क्रियाम। ठीक है, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका ये पूछा जाता है कि ये श्लोक किसका है? तो ये किरात अर्जुनियम का है कि सहसा विदित न क्रियाम। आगे देखते हैं। शिशुपाल वध के लेखक का नाम है। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध माघ की रचना है। और शिशुपाल वध ये किस में आती है? लघुत्रयी में, मतलब दीर्घत्रयी में आती है। ठीक है, कि सु ने तो किसने? किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और कि सु ने नैषधीय चरितम। ठीक है, इस तरह से ये तीनों रचना आती हैं उसमें बृहत्त्रयी में, और लघुत्रयी में आती हैं कालिदास की रचना। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो मैंने तो इस तरह से याद करा था। मतलब लघुत्रयी के लिए तो बना दिया था कुरमे, और दीर्घत्रयी के लिए बनाया था किसु ने। ठीक है, कुमार संभवम, वो किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो इसमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम है। तो नैषधीय चरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है, और इसे विद्वानों के लिए औषधि बताया गया है। सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इसमें जो है विभक्ति कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन है। अब ये सब बातें तो आप तभी बताओगे जब तुम धातु रूप इन्हें अच्छे से, शब्द रूप अच्छे से याद करोगे, तभी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है, तिस्यति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो तिस्यति धातु रूप में कौन सा लकार है? यह है लट लकार। और लकार कितने होते हैं अगर पूछे जाएँ? तो 10 लकार होते हैं। और इसमें से लट लकार तो हो गया हमारा वर्तमान काल, लोट लकार हो गया आज्ञार्थक, लंग लकार हो गया भूतकाल, और विधिलिंग लकार हो गया चाहिए के अर्थ में, और एक और रह गया हमारा लिट लकार, वो भविष्य काल के रूप में। ठीक है, इस तरह से ये पूछे जाते हैं। इनका अर्थ पूछ लेते हैं किसका क्या है। आगे देखते हैं। अपीवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो अपीवत धातु रूप में कौन सा लकार है? धातु रूप तो तुम वैसे जैसे पढ़ती पढ़ता के भी याद कर लोगे, तब भी उससे भी ना बहुत सारे चीज़ों का समझ में आएगा, लेकिन दृश्य के अलग अलग से देखने पड़ेंगे जो देखना है। और एक और है जो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके है अलग अलग। आगे देखते हैं। प्रजाभ्या स्वाति शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। नमय स्वाति स्वाहा, इनके लिए क्या आता है? संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, सहयुक्ति प्रधाने में कौन सा कारक है? तो
तो संयुक्ते प्रधाने तृतीया विभक्ति करण कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के ने संबोधन है। ठीक है, आगे देखते हैं। राम गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो राम गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? राम घर जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति, क्योंकि विद्यापति को जो इन्होंने पदावली लिखी है वो मैथिली भाषा में लिखी है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को, जो इनकी पदावली है इसी के लिए कारण। और पदावली में किसका वर्णन कराया है इन्होंने? राधा कृष्ण का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इसमें पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? पौंचर्यों किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। महापुराण जयकुमारचर्यु जसहरचर्यु किसकी रचना है? पुष्पदंत की। पुष्पदंत अभिमान मेरु कहे जाते हैं पुष्पदंत। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? तो ये रचित है किसके द्वारा? रसखान के द्वारा। और रसखान का मतलब पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। और रसखान ने जो तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस लिखी थी, तो वो सर्वप्रथम किसे सुनाई थी? रसखान को ही सुनाई थी। और रसखान ने प्रेम वाटिका में किसका वर्णन किया है? वो राधा कृष्ण का, और वो भी माली और मालिन मानकर। ठीक है, और ये इनकी अंतिम रचना है प्रेम वाटिका रसखान की। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? वो हैं कबीरदास, जो मतलब प्रमुख कवि मतलब प्रतिनिधि कवि पूछने का मतलब है इनका। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। और मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि हम साहित्य के स्टूडेंट हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना, कभी भी, चाहे कितनी भी समस्या है, लेकिन खड़े रहना है और सफलता ज़रूर लेनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।